हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। एक्सट्रूज़न के आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ एक्सट्रूडर की, यानी कि एक्सट्रूज़न मशीन के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स होते हैं जो एक्सट्रूज़न मशीन से रिलेटेड हैं या एक्सट्रूडर से रिलेटेड हैं, उनकी हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो दैट इज़ एक्सट्रूज़न पार्ट 3। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बात करने जा रहे हैं हम पार्ट्स ऑफ एक्सट्रूडर मशीन की। तो जिस डायग्राम पर हमारा पिछला वीडियो चला था हम उसी पर आगे आते हैं, और ये रहा एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम एक्सट्रूज़न मशीन का या एक्सट्रूडर का। यहाँ पर आपको जो मेजर पार्ट्स दिख रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम देख लीजिए: स्क्रू, बैरल, स्क्रीन पैक, डाई, ब्रेकर प्लेट, अडेप्टर। कुछ मेजर पार्ट्स आपको यहाँ पर लग रहा होगा जो ड्रॉप कर दिए गए हैं, लेकिन नहीं। हॉपर एक कॉमन पार्ट है जिसको मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग में भी आपको बताया था, ब्लो मोल्डिंग में भी बताया था। तो वो एक कॉमन पार्ट है हॉपर, जिसका काम होता है मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए वो हेल्प करता है। कूलिंग सिस्टम या कूलिंग चैनल, ये जैकेट्स होते हैं, वाटर जैकेट्स या कूलेंट जैकेट्स। इनकी भी ज़रूरत हमें नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के इन टॉपिक्स में, इंजेक्शन मोल्डिंग में। इसी तरह से हीटर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इन 6 पार्ट्स की मेन बात करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला पार्ट आता है स्क्रू। तो बैरल के अंदर जो आपको ये थ्रेडेड पार्ट दिख रहा है जिस पर चूड़ियाँ बनी हुई हैं, इसी को हम बोलते हैं स्क्रू, और यही इस एक्सट्रूज़न मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कॉन्टिन्यूस एक्सट्रूज़न जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम लोग स्क्रू यूज़ करेंगे। ओके, तो ये है क्या? तो ये हाई स्ट्रेंथ वाली कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील से या एलॉय स्टील से बना हुआ एक स्क्रू होता है जिसको हम लोग इसलिए मजबूत बनाते हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध होता है हमारे एक्सट्रूडर की परफॉर्मेंस से। हमारा एक्सट्रूडर कैसा काम करेगा और कितनी उसकी लाइफ होगी और उसको हम लोग कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में ला सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा स्क्रू कैसा है। ओके, तो ये तो बात हो गई स्क्रू की। अगला जो पार्ट आता है इसका वो आता है बैरल। तो बैरल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्क्रू हमने यूज़ किया है उसकी हाउसिंग यानी कि उसका कवर है। इस बैरल के अंदर ही स्क्रू रोटेट कर रहा होता है और इस बैरल के अंदर ही प्लास्टिक को पिघलाया जाता है बैरल के ऊपर हीटर लगाकर। ओके, तो ये एक सिलेंडर होता है जहाँ पर हम लोग हाई टेम्परेचर जनरेट करते हैं। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ इसके डायमीटर से 15 से लेकर के 30 गुना तक हो सकती है। यही मेन एरिया है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस चलता है। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है स्क्रीन पैक। तो स्क्रीन पैक ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमको इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है। ब्रेकर प्लेट जो हमें दिख रही है, ब्रेकर प्लेट से पहले लगा होता है स्क्रीन पैक। स्क्रीन पैक को आप लोग सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक फ़िल्टर होता है, मेटल के वायर्स की बनी हुई छन्नी आप समझ सकते हैं जिसको, और ऐसे छन्नियों की कई लेयर। ओके, तो ऐसे फिल्टर्स की कई लेयर, मेटल के वोवन वायर्स जो होते हैं उनकी कई लेयर्स को अगर हम लोग एक साथ रख दें तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही होगा स्क्रीन पैक। तो स्क्रीन पैक जो होता है इसका काम क्या होगा, तो वो हमको अभी समझ में आता है कि इसका काम होगा इम्प्योर मटेरियल्स यानी कि पार्टिकल्स को दूर रखना। प्लास्टिक में जो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पैलेट्स यानी कि दाने प्रॉपरली ना पिघल पाए हों या कोई बाहरी कण आ गए हों जो पिघलेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पर अंदर जा कर के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन पैक है ये उनको पहले ही अलग कर देता है, आगे जाने से रोक देता है। इसको हम लोग लगाते हैं स्क्रू के एंड में, जहाँ पर स्क्रू का अंत हो रहा होता है उसके एंड में जा कर के हम लोग स्क्रीन पैक को लगाते हैं। और स्क्रीन पैक कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक मेटल के वायर्स की जाली होती है जिसकी कई लेयर्स होती हैं, जालियों की कई लेयर्स। ओके, तो स्क्रीन पैक आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ भी समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला पार्ट है डाई। डाई एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका आकार क्या होगा, उसकी शेप कैसी होगी। डाई की शेप पर ही हमारे प्रोडक्ट की शेप डिपेंड करती है। तो डाई हम लोग जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बना देंगे, जिस क्रॉस सेक्शनल
आकार की बना देंगे, उसी आकार का प्रोडक्ट हमको निकलता हुआ दिखेगा। ओके, तो डाई एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट इज़ ब्रेकर प्लेट। तो ब्रेकर प्लेट जो है ये एक्सट्रूडर के एंड में ये भी लगी होती है। ये करती क्या है, तो ये स्क्रीन पैक यानी कि जो एक छन्नी है, जो छिद्रित प्लेट जिसको हमने बोला था, उसको सपोर्ट करती है। जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पैक लगाया, स्क्रीन पैक के बाद यहाँ पर ब्रेकर प्लेट लगी होती है। ब्रेकर प्लेट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि इधर से जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो से वो स्क्रीन पैक जो है कहीं हट ना जाए। तो ब्रेकर प्लेट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ साथ ये भी फिल्टर का काम करती है। ओके, उसके अलावा ये फ्लो को डायरेक्शन देती है। जो उससे फिल्टर होकर के प्लास्टिक आती है वो ब्रेकर प्लेट के अंदर बने हुए रास्तों से होकर, यानी कि जो उसके अंदर छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उनसे होकर के आगे जाती है। ब्रेकर प्लेट कुछ इस तरह की दिखती है, ये देखिए। तो ब्रेकर प्लेट से ठीक पहले लगा होता है स्क्रीन पैक, उसके बाद लगती है ब्रेकर प्लेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है अडेप्टर। तो अडेप्टर का काम क्या है? अडेप्टर एक फनल नुमा शेप होती है, फनल टाइप की शेप होती है जो ब्रेकर प्लेट के बाद में लगी होती है। इसका काम क्या होता है, तो ये फ्लो को डायरेक्ट करती है, फ्लो को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर तरीके से गाइड होता हुआ डाई की तरफ मुड़ जाता है। ओके, और साथ ही साथ किसी तरह का लीकेज ना हो, ये भी डिपेंड करता है अडेप्टर की डिज़ाइन पर। ओके, तो ये हो गए इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे एक्सट्रूज़न या एक्सट्रूडर मशीन से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कंप्रेशन रेशियो इज़ द रेशियो बिटवीन टू डेप्थ्स। वो कौन सी दो डेप्थ्स हैं? तो वो है फीड चैनल की गहराई और मीटरिंग चैनल की गहराई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फीड जोन थी वहाँ पर जो फ्लाइट की गहराई थी और मीटरिंग जोन में जो फ्लाइट की गहराई थी, उन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। आमतौर पर कंप्रेशन रेशियो 1.1:1 से लेकर के 5:1 तक होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए ये देखिए अलग अलग कंप्रेशन रेशियो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कंप्रेशन रेशियो सिलेक्ट करे जाते हैं। नॉर्मली इनकी जो वैल्यू होती है वो 5 से कम होती है। ठीक है, अगला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है उसकी हम बात करेंगे, तो वो है L/D रेशियो, यानी कि लेंथ टू डाया रेशियो, लंबाई और व्यास का अनुपात। तो ये क्या है? तो ये स्क्रू के फ्लाइटेड भाग की कुल लंबाई। यहाँ पर समझने की बात है कि फ्लाइटेड भाग की कुल लंबाई से क्या मतलब है। तो फ्लाइटेड भाग मतलब जितने हिस्से पर उस स्क्रू पर चूड़ियाँ बनी हुई हैं, थ्रेडेड पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइटेड भाग। तो जितनी लंबाई तक चूड़ियाँ बनी हुई हैं उस कुल लंबाई और उस स्क्रू के बाहरी डायामीटर के अनुपात को हम लोग बोलते हैं L/D रेशियो। यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि बाहरी रेशियो हमेशा एक रहता है स्क्रू का, लेकिन बाहरी डायामीटर जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो इंटरनल डायामीटर है वो अलग अलग जोन में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से फ्लाइट की डेप्थ चेंज होती जाती है और इसी वजह से हमको अलग अलग जोन मिलती हैं, जैसे फीड जोन, कंप्रेशन जोन, मीटरिंग जोन। ओके, तो इनके अनुपात को हम लोग बोलते हैं L/D रेशियो। ओके, अब देखिए इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इस अनुपात का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं या इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो L/D रेशियो जो है ये अगर ज़्यादा होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए उससे ज़्यादा शेयर, ज़्यादा हीट जनरेट होगी और यूनिफॉर्म प्लास्टिक जनरेट होगी बिना किसी गिरावट, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होगी और अधिक हीट और उसके कारण अधिक शेयरिंग होगी, प्रॉपर मिक्सिंग भी होगी, जिससे होमोजीनियस मिक्सचर हमको मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि अच्छी मिक्सिंग जो मैंने अभी बताया, और होमोजीनियस मेल्ट तैयार होता है। फिर अधिक समय तक प्लास्टिक बैरल में एग्जिस्ट करती है, रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट होती है, और जब ज़्यादा कलेक्ट हो पाएगी, ज़्यादा देर तक रहती है, यानी कि वो प्रिपेयर हो गई। ज़्यादा प्लास्टिक अगर एक समय पर हमारे साथ बैरल में मौजूद है तो अगला जो शॉट होगा उसके लिए हमको अधिक प्लास्टिक मिलेगी।
यानी कि बड़े शॉट के लिए हमको उसमें करना आसान होता है। बड़े शॉट से मतलब है कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक को हम लोग आउटपुट पर निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से बड़े प्रोडक्ट्स भी हम लोग ईजिली बना सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वो है डाई स्वेल। डाई स्वेल क्या होता है? तो डाई स्वेल देखिए, जब एक्सट्रूज़न डाई से प्लास्टिक बाहर निकलती है तो प्लास्टिक की एक टेंडेंसी होती है, डाई से निकलने से पहले प्लास्टिक एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है, फैली हुई होती है। हम लोग प्रेशर डाल रहे होते हैं तो प्लास्टिक कंप्रेस होकर के डाई से निकलती है। डाई से निकलते ही प्लास्टिक पूरी कोशिश करती है दोबारा से एक्सपेंड होने की। प्रॉपर उतनी तो नहीं हो पाती है जितनी पहले हो, लेकिन फिर भी डाई के क्रॉस सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है बाहर निकलने के बाद, जैसा कि आपको इन दोनों डायग्राम में दिख रहा है। जो विस्को इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स हैं, उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि ये जो ब्लैक हिस्सा है ये आपको दिख रहा है डाई। तो अगर विस्कस फ्लूइड है तो वो सीधे सीधे निकलेगा, इसी क्रॉस सेक्शन में लगेगा। लेकिन जो विस्को इलास्टिक है, यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी है, तो वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो मटेरियल अपनी शेप में वापस आने की कोशिश करता है। तो डाई से निकलने के बाद ये प्लास्टिक फिर से स्वेल होने लगती है, यानी कि फूलने या एक्सपेंड होने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं डाई स्वेल। ये चीज़ इस डायग्राम से भी समझ में आएगी। यहाँ से पॉलीमर यानी प्लास्टिक आ रहा था फ्लो, फिर हमने जो प्रेशर की वजह से डाई जो अडॉप्टर की शेप थी, अडॉप्टर ने इसको कोनिकल शेप में लाते हुए यहाँ से पास करवाया, तो कंप्रेस हुई और कंप्रेस होने के बाद थोड़ा सा फिर से एक्सपेंड होती है। ओके, तो डाई स्वेल को भी हमको कैलकुलेट करके रखना होता है, तभी हमें अंदाज़ा लगेगा कि हमको कितनी डायमेंशन का प्रोडक्ट चाहिए, कितनी डाई स्वेल होगी, उसके लिए हमारी डाई की शेप या डाई का आकार कितना होना चाहिए। ओके, एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आता है, वो है डाई लैंड। तो डाई लैंड क्या है? तो जब डाई के अंदर अगर हम बात करें, देखिए डाई के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, इसमें से एक यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको एनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। इस हिस्से में देखिए अगर, तो ये तो कोनिकल शेप आ रही थी जो अडॉप्टर से रिलेटेड थी, और इसके बाद ये इसका बाहरी हिस्सा है जहाँ से मटेरियल बाहर निकल रहा था। इस बीच में छोटा सा हिस्सा होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इस स्ट्रेट वाली लेंथ को ही डाई लैंड बोला जाता है। ओके, तो ये डाई लैंड, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर डेंसर मटेरियल है, यानी कि जो पैलेट्स हैं वो बहुत घने हैं, डेंस हैं, उस केस में ये डायमेंशन डाई लैंड अधिक होगी, जबकि अगर कम डेंस हैं, कम घनत्व वाले हैं, तो ये लेंथ कम हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे, और इसके अलावा हमने बात करी एक्सट्रूडर मशीन की। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। साथ ही साथ आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।